नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डार्क कॉरिडोर के एक और डरावने और रहस्यमय एपिसोड में, जहां हम आपको ले चलेंगे अंधेरे के उस कोने में जहां सिर्फ सवाल होते हैं पर जवाब नहीं। ये एक ऐसा शो है जहां हम आपको वो डर और हैरत में डाल देने वाले इंसिडेंट्स सुनाते हैं जो आपके साथ या आपके आसपास हुए हैं। अगर आपके साथ भी कोई ऐसी डरावनी घटना या पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई हो तो आप अपनी कहानी हमें जरूर शेयर कर सकते हैं। आपको हमारा ईमेल एड्रेस और सोशल मीडिया लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जहां आप अपनी हॉरर स्टोरीज हम तक पहुंचा सकते हैं। आज की कहानी किसी पुराने महल, पुराने जंगल या किसी बेजान हवेली की नहीं है, बल्कि एक हॉस्पिटल की है। हॉस्पिटल एक ऐसी जगह जहां साइंस की शक्ति और डॉक्टर्स की लगन मिलकर हर रोज जिंदगियां बचाने की कोशिश की जाती है, जहां हर बीमारी का इलाज, हर मिस्ट्री का सल्यूशन ढूंढने की कोशिश की जाती है। पर कभी सोचा है, अगर एक दिन ऐसा हो जाए जब साइंस एक ऐसी चीज के सामने घुटने टेक दे जो बियॉन्ड इमेजिनेशन हो? जब एक पेशेंट की कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर दे कि क्या आफ्टर लाइफ सच में एग्जिस्ट करती है? ये कहानी भेजने वाले एक डॉक्टर हैं जो अपनी पहचान को छुपाना चाहते हैं। एक डॉक्टर जिन्होंने अपने 15 साल के करियर में हर तरह की बीमारी और मुसीबत का सामना किया था, लेकिन उनका सामना एक ऐसे पेशेंट से हुआ जिसकी वजह से उनकी रातों की नींद उड़ गई। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी, द साइलेंट पेशेंट। आज की कहानी शुरू करने से पहले सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल द डार्क कॉरिडोर और हमें अपनी कहानी भेजने के लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें। डियर डार्क कॉरिडोर, मैं एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सीनियर फिजिशियन हूं और मुझे यहां काम करते हुए 15 साल से ज्यादा हो गए हैं। मैंने कई अजीबोगरीब केसेस देखे हैं, लेकिन जो कुछ उस रात हुआ उसकी तस्वीर अभी तक मेरी आंखों के सामने घूमती है। वो इंसान थी भी या नहीं, मैं आज तक समझ नहीं पाया। मंगलवार की रात थी। रात के 10 बज रहे थे। उस दिन इमरजेंसी वार्ड में नाइट ड्यूटी थी मेरी। वार्ड हमेशा की तरह बिजी था। पेशेंट्स का आना जाना, मशीन्स की आवाज और एंटीसेप्टिक की स्मेल हवा में घुल सी गई थी। इमरजेंसी वार्ड में उन पेशेंट्स का ट्रीटमेंट होता है जिन्हें तुरंत मेडिकल अटेंशन की जरूरत होती है, छोटी मोटी चोटों से लेकर ज्यादा सीरियस केसेस तक। कुछ एक्सीडेंट्स के केसेस आए, कुछ यूजुअल फीवर और इन्फेक्शंस के पेशेंट्स। हर चीज बिल्कुल प्रेडिक्टेबल थी, जैसे हमेशा होती है। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था और मुझे लगा कि आज भी मैं अपना काम करूंगा और शिफ्ट खत्म होते ही सोने चला जाऊंगा। लेकिन किसने सोचा था कि इस रात एक ऐसी घटना हो जाएगी जो ना सिर्फ हमारे लिए चैलेंजिंग होगी, बल्कि हमारी जिंदगी में अपना छाप छोड़ जाएगी। रात के लगभग 9:30 बजे एक आदमी एडमिशन के लिए एक औरत को लेकर आया। वो आदमी बिल्कुल चुपचाप था और उसके चेहरे पर कोई घबराहट या परेशानी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो सिर्फ किसी रोबोट की तरह अपनी ड्यूटी निभा रहा हो।
लेकिन उस औरत का चेहरा मुझे अब तक याद है। उसका चेहरा मैं कभी नहीं भूल सकता। उसका रंग सफेद था, बिल्कुल मोम के पुतले जैसा, बिल्कुल बेजान सी थी, जैसे उसकी रूह उसके शरीर से निकल गई हो। उसकी पलकें नहीं झपक रही थी और उसके चेहरे पर ना कोई दर्द दिख रहा था और ना ही कोई घबराहट, बस एक खामोशी सी थी। मैंने उसका नाम पूछा, लेकिन वो बिल्कुल चुप थी। मैंने अपनी तरफ से काफी कोशिश की उससे बात करने की, हर तरीका अपनाया, उसे प्यार से पूछा, आप कैसा महसूस कर रही हैं? आपका नाम क्या है? लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा, जैसे वो मेरी बात को सुन ही नहीं रही थी। मुझे लग रहा था कि शायद किसी मेंटल शॉक या ट्रॉमा की वजह से वो ऐसे बिहेव कर रही थी। इसलिए मैंने और ज्यादा जेंटल होकर उनसे पूछा, क्या आपने कुछ खाया पिया है? आप ठीक तो हैं? लेकिन हर बार वो चुप रही। और फिर जो आदमी उसे लेकर आया था वो अचानक कहीं गायब हो गया। कोई नाम, कोई आईडी, कुछ भी नहीं छोड़ा, ना कोई फोन नंबर, ना कोई एड्रेस, कुछ भी। वो बिना किसी ट्रेस के कहां चला गया, मुझे कोई आइडिया ही नहीं था। मैंने हर जगह उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिला। ये बात हम सबके लिए अजीब थी कि कोई भी नॉर्मल इंसान ऐसे बिहेव नहीं करता। उस आदमी का ऐसे बिना कुछ कहे चले जाना, जैसे वो कभी वहां था ही नहीं, हम सबके लिए बहुत अजीब था। यहां तक कि वहां मौजूद स्टाफ नर्सेस भी काफी कंफ्यूज्ड और हैरान थी। हमने उस औरत को अनरेस्पॉन्सिव स्टेट के चलते आईसीयू में एडमिट कर दिया। उसके वाइटल्स काफी अजीब थे। कभी उसका हार्ट रेट नॉर्मल होता और अगले ही पल वो इतना ज्यादा फ्लक्चुएट करने लगता कि हम समझ नहीं पाए कि उसके साथ हो क्या रहा है। उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन भी काफी लो था, लेकिन उसके शरीर पर ना कोई चोट के निशान थे और ना ही कोई एक्सटर्नल ट्रॉमा दिख रहा था। पहली नजर में मुझे लगा कि ये कोई न्यूरोलॉजिकल इशू हो सकता है, शायद कैटाटोनिया, एक ऐसी कंडीशन जो एक्सट्रीम मेंटल स्ट्रेस या किसी न्यूरोलॉजिकल इम्बैलेंस के कारण हो सकता है। इसमें पेशेंट अपने आसपास के एनवायरनमेंट से बिल्कुल डिस्कनेक्टेड लगते हैं और अनरेस्पॉन्सिव हो जाते हैं। और कुछ केसेस में पेशेंट बार बार एक ही एक्शन को रिपीट करते हैं, जैसे बिना वजह हाथ हिलाना, पलके झपकाना या एक ही जगह घूरते रहना। लेकिन इस केस में वो पूरी तरह स्टिल थी, ना कोई मूवमेंट, ना कोई रिस्पॉन्स। उसके सिम्टम्स बहुत ही अजीब थे। इससे पहले आज तक मैंने अपने मेडिकल करियर में ऐसा कुछ भी नहीं देखा था। मैंने उसकी कंडीशन को देखते हुए एक सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट किया जो उस रात ऑन कॉल ड्यूटी पर थे। मैंने उन्हें पेशेंट की पूरी डिटेल्स दी, अनरिस्पॉन्सिव स्टेट, इरेटिक वाइटल्स और उसका रिजिड पोस्चर जो किसी कैटाटोनिक स्टेट का इंडिकेशन दे रहा था। मैंने उन्हें ईईजी और वाइटल्स की रिपोर्ट भी भेजी, जो पैटर्न्स और फ्लक्चुएशंस के बारे में कुछ और ही कह रहे थे। न्यूरोलॉजिस्ट थोड़ी देर में हॉस्पिटल पहुंच गए। उन्होंने पेशेंट को देखा और एक बार फिर से इनिशियल टेस्ट्स किए। ये नॉर्मल कैटाटोनिया तो नहीं लगती। ईईजी वेव्स तो कुछ और ही स्टोरी बता रही है, जैसे कोई सिग्नल या इंटरफेरेंस हो रहा हो। ये बात सुनकर मुझे और भी बेचैनी होने लगी। उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि एमआरआई करवाना जरूरी है ताकि ब्रेन के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल एस्पेक्ट्स का पता लगाया जा सके। जैसे ही उसे स्कैन के लिए प्रिपेयर करने लगे, आईसीयू में अजीब सी चीजें होने लगी। पूरे आईसीयू का पावर बार बार फ्लिकर हो रहा था, जबकि हॉस्पिटल के बैकअप जनरेटर्स हमेशा रिलायबल होते हैं। तब हवा भी बिल्कुल भारी सी महसूस होने लगी और एक नर्स ने अपने सिर में तेज चक्कर आने की शिकायत की और बैठ गई। पर नाइट ड्यूटी के दौरान ऐसा फील करना नॉर्मल है, क्योंकि स्ट्रेस और थकान भी बहुत हो रही होती है। लेकिन इस बार एक अजीब सी घबराहट भी थी,
जो हम सबको महसूस हो रही थी। हर किसी को कुछ ना कुछ अजीब लग रहा था, पर कोई भी इस फीलिंग को समझ नहीं पा रहा था। दूसरी नर्स जो उस औरत के कैबिन के पास आ रही थी, एकदम से पीछे हट गई और बोलने लगी, मुझे कुछ आवाजें आई, जैसे कोई कान के पास फुसफुसा रहा हो। मैंने उसे शांत करने की कोशिश की और इस बात को स्ट्रेस इंड्यूस्ड पैरानोया मानकर डिसमिस कर दिया। लेकिन बात तब और अजीब हो गई जब नर्स उसका ब्लड सैंपल लेने गई। ब्लड ड्रॉ करने के लिए जब उसने सिरिंज को खोला तो सिरिंज अटक गई। सिरिंज का प्लंजर कुछ ज्यादा टाइट थे। जाहिर है सिरिंज बिल्कुल नया था, पर फिर भी एकदम से जैम हो गया। प्लंजर को कितना भी प्रेस करो, वो हिल ही नहीं रहा था। उसने दूसरा सिरिंज लिया और इस बार जब सिरिंज को खोला तो वो एकदम से टूट ही गया। मुझे लगा कि यह सब एक इत्तेफाक था, या शायद नर्स स्ट्रेस में है इसलिए ये हुआ। तो इस बार मैंने खुद ब्लड ड्रॉ करने का फैसला किया। जब मैंने उसका हाथ पकड़ा, मुझे बहुत अजीब सा महसूस हुआ। उसके हाथ बिल्कुल ठंडे थे, पर यह किसी नॉर्मल हाइपोथर्मिक पेशेंट जैसा नहीं था। उसे छूने से ऐसा लगा जैसे कि मैंने कोई ठंडे पत्थर को छू लिया हो, और उससे अजीब सी वाइब्स भी आ रही थी। मैंने सब कुछ इग्नोर किया और सीधा ब्लड ड्रॉ किया। जब मैं ब्लड ड्रॉ करने गया, मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था वेन ढूंढना। मैंने नीडल को 2 बार स्किन के अंदर प्रिक किया, पर मुझे कोई वेन मिला ही नहीं। दूसरे हाथ में मैंने ट्राई किया। इस बार मुझे वेन तो मिला, पर मैंने देखा कि उसका ब्लड फ्लो बिल्कुल नॉर्मल नहीं था। ब्लड की कंसिस्टेंसी भी एबनॉर्मल थी और रंग भी बिल्कुल काला था। मैंने उसके ब्लड सैंपल्स लिए और नर्स के हाथों उसे लैब में भिजवा दिया। कुछ ही देर में लैब के रिपोर्ट्स आ गए और जो रिजल्ट्स आए उसने सबके होश उड़ा दिए। उसका हीमोग्लोबिन लेवल्स बिल्कुल एबनॉर्मल थे, बहुत ज्यादा हाई। एक और अजीब चीज हमने नोटिस की कि उसके प्लाज्मा में कुछ ऐसे प्रोटीन्स थे जो अब तक कभी किसी भी ह्यूमन पैथोलॉजी के केस में नहीं देखे गए थे। लैब टेक्नीशियंस भी कंफ्यूज्ड हो गए और मैं भी एक अजीब सी घबराहट महसूस कर रहा था जो मुझे पहले कभी नहीं हुई थी। मैं दूसरे केसेस हैंडल करने के लिए चला गया था। रात के लगभग 12 बजे के आसपास मैंने बस नर्स के हवाले उस औरत को अकेला छोड़ा ही था कि इतने में आईसीयू का माहौल बिल्कुल बदल गया। आईसीयू में अफरा तफरी मच गई थी। इधर वेंटिलेटर के अलार्म्स लगातार बजे जा रहे थे, उधर पेशेंट्स ऐसे चिल्ला रहे थे कि जैसे उन्होंने कुछ देखा या महसूस किया हो। नर्सेस और स्टाफ्स इधर उधर भाग रहे थे। उनके चेहरों पर घबराहट और बेचैनी साफ झलक रही थी। हर किसी के मन में एक ही सवाल था, यह सब आखिर हो क्या रहा है? पेशेंट्स जो अब तक नॉर्मल लग रहे थे, एक एक करके अजीब बर्ताव करने लगे। उन्होंने हेलुसिनेशन की शिकायतें शुरू कर दी। एक बुजुर्ग पेशेंट जो क्रिटिकल कंडीशन में थे, अचानक चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, वो औरत वो कोने में खड़ी मुझे देख रही थी, वो मुझे मार डालेगी। स्टाफ तुरंत उस पेशेंट की ओर भागे, लेकिन उसका हार्ट रेट बिल्कुल तेजी से गिर रहा था। कुछ ही देर में ईसीजी मॉनिटर पर फ्लैट लाइन दिखी। उनका कार्डियक अरेस्ट हो गया था। डॉक्टर्स की टीम ने तुरंत उनका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया, लेकिन उनकी जान नहीं बचा पाए। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, हॉस्पिटल के स्टाफ्स का डर और बढ़ता गया। एक के बाद एक इंसिडेंट्स होने की वजह से सब बहुत स्ट्रेस में आ चुके थे। ऊपर से एक नर्स जो ड्यूटी पर थी, वो उस औरत के रूम के बाहर हॉलवे में बेहोश हो गई। बात अब बहुत बढ़ चुकी थी। सीनियर डॉक्टर्स और आईसीयू के इंचार्ज को तुरंत बुलाया गया
और सिक्योरिटी स्टाफ भी फुटेज देखने के लिए सीसीटीवी कंट्रोल रूम गए। हर कोई परेशान था। एक गार्ड ने मुझे आकर बताया, सर कैमरास ग्लिच कर रहे हैं। जो फीड दिख रही है उसमें वो औरत कभी अपनी जगह पर होती है और कभी बिल्कुल अलग पोजीशन में, लेकिन जब कोई उसके रूम में जाता है तो वो वापस शांत होकर बैठ जाती है। उनकी बातों पर मुझे यकीन करना मुश्किल हो रहा था, लेकिन जब मैंने सीसीटीवी फुटेज देखा तो मुझे भी वही ग्लिचेस दिखाई दिए। एक फ्रेम में उसका चेहरा कैमरे की तरफ था और उसकी आंखें सीधा मुझे देख रही थी, लेकिन अगले ही पल वो वहीं अपनी जगह पर बेजान पड़ी थी। सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट जो अब तक सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहे थे, उन्होंने मुझे अकेले में कहा, यह कोई नॉर्मल मेडिकल केस नहीं है। उनकी इस बात में सच्चाई थी। मैं, जो अब तक केस को सिर्फ साइंस के हिसाब से समझने की कोशिश कर रहा था, पहली बार मानने लगा कि शायद ये केस साइंटिफिक नॉलेज से परे है। लेकिन फिर भी एक डॉक्टर होने के नाते मैंने अपने अंदर के डर को दबाने की कोशिश की और कहा, सर शायद हमें और टेस्ट्स करने की जरूरत है। हो सकता है ये किसी अननोन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का केस हो। रात के 3 बज रहे थे। मैं और बाकी के डॉक्टर्स इस केस पर डिस्कस कर रहे थे और आगे उस पेशेंट के साथ क्या करना है वही सोच रहे थे। तभी हमें नर्स जोर जोर से बुलाने लगी, डॉक्टर डॉक्टर। हम भागते हुए आईसीयू में उस पेशेंट के रूम की तरफ पहुंचे तो देखा उसे कार्डियक अरेस्ट हुआ था। उसकी वाइटल्स फ्लैटलाइन हो चुकी थी। सीनियर डॉक्टर ने तुरंत सीपीआर शुरू करने का ऑर्डर दिया और हम सब अपने पोजीशंस लेकर काम पर लग गए। मैंने उसका चेस्ट कंप्रेशन शुरू किया। एक नर्स ने वेंटिलेटर अटैच किया। एक और स्टाफ मेंबर एड्रेनालिन का इंजेक्शन प्रिपेयर कर रहा था। हम लगातार सीपीआर करते रहे, लेकिन उसका हार्ट बीट वापस नहीं आया। हमारी सारी कोशिशें नाकाम रही। सीपीआर के बाद डिफाइब्रिलेटर का इस्तेमाल करने की कोशिश की गई, लेकिन उसकी बॉडी ने एक बार भी रिस्पॉन्ड नहीं किया। 15 मिनट की लगातार कोशिश के बाद सीनियर डॉक्टर ने फाइनली डिक्लेयर कर दिया, टाइम ऑफ डेथ 3:17 AM। रूम में एक सन्नाटा छा गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। हमने उसका डेथ टाइम नोट किया और बॉडी को आइसोलेट करने का फैसला लिया। क्योंकि यह एक अनएक्सप्लेन्ड डेथ का केस बन चुका था, बॉडी को एक प्राइवेट आइसोलेशन रूम में ले जाया गया, जो हॉस्पिटल के पुराने विंग में था और रेयरली यूज होता था, जिसे इमरजेंसी केसेस के लिए अलग रखा गया था। रूम का दरवाजा सिक्योरली लॉक कर दिया गया था और स्टाफ को स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि वहां बिना परमिशन के कोई ना जाए। मैं और सीनियर डॉक्टर वापस अपने राउंड्स पर लग गए, लेकिन दिमाग उस औरत के केस से नहीं हट रही थी। रात के लगभग 3 बजे वार्ड बॉय, जिसे हमने उस आइसोलेशन रूम की निगरानी पर रखा था, हमारे पास दौड़ते हुए आया। उसकी हालत देख के ऐसा लग रहा था कि वो कुछ ज्यादा ही घबराया हुआ था। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने हिचकिचाते हुए कहा, सर वो रूम, वो बॉडी गायब है। हम तेजी से आइसोलेशन रूम की तरफ दौड़े। देखा बेड बिल्कुल खाली था। वो पेशेंट जो कुछ घंटों पहले तक वहां थी, जिसकी बॉडी हमने खुद आइसोलेशन रूम में शिफ्ट की थी, वो बिल्कुल गायब थी। सिक्योरिटी को बुलाओ, सीनियर डॉक्टर ने कहा और स्टाफ ने तुरंत कमरे के आसपास तलाशी शुरू कर दी। सीसीटीवी कैमरास के विजुअल्स चेक किए गए, लेकिन आइसोलेशन रूम में कोई कैमरा नहीं था। कॉरिडोर के कैमरास बस ये दिखाते रहे कि रूम के दरवाजे के आसपास कोई नहीं आया था और दरवाजा बिल्कुल बंद था। फिर भी वो बॉडी वहां नहीं थी, जैसे वो हवा में घुलकर गायब सी हो गई हो। हॉस्पिटल में काफी भगदड़ मच गई थी। पेशेंट्स और स्टाफ दोनों ही बहुत पैनिक में आ गए थे।
र्यूमर्स ऐसे फैल रहे थे जैसे आग लग गई हो, और सुबह तक डिसअपीयरिंग पेशेंट की कहानी ऑनलाइन लीक हो गई थी। मैं कोई भी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया, और मैं भला देता भी कैसे। उस रात के रिकॉर्ड्स भी काफी मिस्टीरियस थे, जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। डिस्टॉर्टेड ईसीजी रीडिंग्स, करप्टेड फाइल्स, और पेशेंट्स ने उस रात क्या देखा, आई विटनेस, सब कुछ। मुझे मेडिकल एथिक्स की वजह से पेशेंट के फोटोज, इंफॉर्मेशंस, सब कुछ कॉन्फिडेंशियल रखना पड़ेगा। इसलिए मैं कोई भी फोटोज या डॉक्यूमेंट्स शेयर नहीं कर सकता। उस इंसिडेंट के बाद मेरी नींदें उड़ गई थी। उस रात को जो कुछ हुआ था, बस वो ही मेरे दिमाग में घूमता रहता था। क्या वो औरत सच में इंसान थी, या फिर वो कुछ ऐसा था जो हमारे समझ के परे है? मुझे बस इतना पता है कि उस रात कुछ तो बदल गया था, जैसे दुनिया की एक ऐसी हकीकत जो हमेशा से हमारी नजरों से छुपी हुई थी और एक पल के लिए सामने आ गई हो। मुझे याद है उसके अगले दिन जब मैं आईसीयू के हॉलवे से गुजर रहा था, तो हर कोना मुझे अजीब सा लग रहा था, मानो पेशेंट्स की आंखें मुझे घूर रही हों, जैसे उनमें कोई राज छुपा हो। नर्सेस के चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। मैंने सोचा कि शायद ये सब कुछ सिर्फ मेरे दिमाग का खेल है, लेकिन जब मैंने देखा कि दूसरे डॉक्टर्स भी इस घटना से परेशान हैं, तो मुझे समझ आया कि ये सिर्फ मेरी सोच नहीं है। हर कोई इस घटना से बहुत अफेक्टेड था। आप सबका दिल से शुक्रिया मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म देने के लिए, जहां मैं अपने साथ हुई घटनाओं को आपके साथ शेयर कर पाया। और ये सब शेयर करना मेरे लिए आसान नहीं था। शायद किसी के पास कुछ जवाब हो जो मेरे पास नहीं है, क्योंकि एक बात तो तय है, ये दुनिया उतनी सिंपल नहीं है जितनी हमें दिखती है। शायद हम एक ऐसी रियलिटी के साथ जी रहे हैं जो हमारे इमेजिनेशन से भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। डॉक्टर ए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया कहना चाहूँगी कि आपने इतनी डिस्टर्बिंग कहानी हमारे लिसनर्स के साथ शेयर की। मुझे ये सोचकर ही डर लग रहा है कि आप और वहाँ के स्टाफ उस रात किस मेंटल स्टेट से गुजर रहे होंगे। एक पेशेंट जो कार्डियक अरेस्ट के बाद डेड डिक्लेयर हो चुकी थी, और फिर उसकी डेड बॉडी आइसोलेशन रूम से बिना किसी क्लू के गायब हो गई। अगर मैं उस जगह पर होती तो शायद ही मैं अपनी ड्यूटी निभा पाती। पर आप सभी मेडिकल स्टाफ को मेरी तरफ से सलाम है, जो इतना कुछ होने के बावजूद अपनी ड्यूटी से कभी भी पीछे नहीं हटे। लेकिन एक बात मुझे बहुत डिस्टर्बिंग लग रही है। एक पेशेंट जो आइसोलेशन रूम से बिना किसी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन के गायब हो जाए, उस बात पर कोई कॉन्क्रीट इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हुई? हम सब जानते हैं कि मेडिकल फील्ड कितनी मेटिकुलस होती है। हर चीज का एक ट्रेल होता है, लॉग्स, रिपोर्ट्स और सबसे ज्यादा सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स। लेकिन इस केस में कैमरास ने सिर्फ इतना दिखाया कि दरवाजा बंद था और कोई अंदर बाहर नहीं आया। तो फिर वो पेशेंट गायब कैसे हो गया? एक और सवाल मेरे मन में उठ रहा है। एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो पब्लिक अकाउंटेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वहां एक ऐसे मिस्टीरियस डिसअपीयरेंस को कैसे इग्नोर किया गया? अगर एक पेशेंट जो आईसीयू में कार्डियक अरेस्ट के बाद डेड डिक्लेयर हो चुका हो, उसकी बॉडी वैनिश हो जाए, तो क्या हॉस्पिटल के हायर अथॉरिटीज को इन्फॉर्म नहीं किया गया? क्या कोई फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई? पुलिस को इन्वॉल्व क्यों नहीं किया गया? ये सब अनएक्सप्लोर्ड क्वेश्चंस है जो इस कहानी को और ज्यादा डिस्टर्बिंग बना देते हैं। मैं हमारे लिसनर्स से कहना चाहूंगी, अगर आप थोड़ा रिसर्च करें तो आपको इस मिस्टीरियस रात के बारे में
कई जगह से इंडिकेशंस मिलेंगे। अंडरग्राउंड फोरम्स, सोशल मीडिया थ्रेड्स, ऑब्सक्योर ब्लॉग्स और कुछ लोकल न्यूज़ आर्टिकल्स भी। अगर किसी के पास और इनसाइट्स हैं या किसी ने इस जैसे और इंसिडेंट्स का सामना किया हो तो हमें लिखना ना भूलें। मुझे एक सवाल बार बार परेशान कर रहा है। अगर वो पेशेंट इंसान नहीं थी तो वो क्या थी? और अगर वो एक सील्ड आईसीयू रूम से गायब हो गई तो अब वो कहाँ है? ये था द डार्क कॉरिडोर का एक और दिल दहला देने वाला एपिसोड। अपना ख्याल रखें, सतर्क रहें और याद रखें, कभी कभी अजनबी चीजें सिर्फ एक कहानी या इमेजिनेशन नहीं होती, कभी कभी वो हमारे आसपास मौजूद होती है।